हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे कि आपको पता ही है, द मच अवेटेड जॉली एलएलबी 3 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। द ओरिजिनल जॉली एलएलबी यानी कि अरशद वारसी वाली पहली जॉली एलएलबी आई थी साल 2013 में। अक्षय कुमार वाली जॉली एलएलबी 2 आई थी साल 2017 में। ये दोनों ही बहुत बेहतरीन फिल्में थी और दोनों का एक कॉमन यूएसपी था। दोनों फिल्मों ने एक अच्छी लाइट हार्टेड फैमिली ओरिएंटेड कोर्ट रूम कॉमेडी प्रेजेंट तो करी ही थी, बट एट द सेम टाइम एंड मोर इंपॉर्टेंटली दोनों फिल्मों की कहानियों में जो कोर्ट केसेस दिखाए गए वो बहुत ही पर्टिनेंट कोर्ट केसेस थे। आज के रिव्यू में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि जॉली एलएलबी 3 में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, बट एट द सेम टाइम मैं आपको इस फिल्म में जो कोर्ट केस दिखाया है उससे रिलेटेड कुछ एक्चुअल स्टैट्स, फिगर्स और नंबर्स दिखाऊंगा और वो नंबर्स, स्टैट्स और फिगर्स आपका माइंड तो ब्लो करेंगे ही, बट अगर आप वो स्टैट्स, नंबर्स और फिगर्स को देखने के बाद ये फिल्म देखेंगे तो इसमें जो कोर्ट केस दिखाया गया है वो आपको डिफरेंटली हिट करेगा। और साथ ही सिंस इस फिल्म की कहानी एक सर्टेन कैपेसिटी में इंडियन जुडिशरी की फंक्शनिंग की बात करती है, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कोर्ट केस, एक ऐसे लीगल बैटल के बारे में जो मेरी मदर ने पर्सनली लड़ा था अगेंस्ट अ वेरी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, एंड सिंस वी केम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैक इन द डे, उस केस के चलते मेरी मदर की जिंदगी कैसी नर्क कर दी गई थी और एज अ फैमिली हमारे को किन किन चीजों से गुजरना पड़ा था। और वो मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि इस फिल्म में जैसे लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास को ट्रीट करती है हमारे देश की जुडिशरी, वो देख के मुझे ये केस की याद आई एंड आई थॉट इट वुड बी ग्रेट टू शेयर इट विद यू गाइस। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। So first things first, जॉली एलएलबी 1 और जॉली एलएलबी 2 की तरह जॉली एलएलबी 3 में भी कुछ चीजें इन्होंने बहुत अच्छी तरह इंटैक्ट रखी हैं, एंड आई एम ग्लैड वो इन्होंने इंटैक्ट रखी हैं बिकॉज वो चीजें इस फिल्म की यूएसपी तो है ही, साथ ही इसी फ्रेंचाइजी की सोल भी है। पहली चीज है बेहतरीन लाइट हार्टेड वेरी वेरी फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, और दूसरी है द वेरी रेलेवेंट कोर्ट केसेस जिनके बारे में बात जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। फिल्म की कहानी आपको लेके जाएगी एक गांव में, जिस गांव की जमीन पर एक रियल एस्टेट डेवलपर एक $multi-million रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहता है। इस देश में हरी भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है। अब ये बहुत ही रिच और पावरफुल वेरी वेल कनेक्टेड जालसाज डेवलपर बहुत सारे हथकंडे अपना के काफी सारे गांव वालों को तो अग्री करा लेता है कि साइन करा लेता है उनसे कि लैंड दे दो मेरे को, लेकिन एक महिला कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, जो आप इस फिल्म की कहानी में देखेंगे, मैं बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इस डेवलपर के कबाब में हड्डी बन जाती है और यहां से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। रेगिस्तान की माटी है साहब, यहाँ सिक्का उछाड़ो तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, रेत भी धस जावे। नाउ जब आप ये फिल्म देखेंगे तो फिल्म शुरू होने से पहले एक नोटिस आता है। वो नोटिस ये कहता है कि इस फिल्म में जो हमने कोर्ट केस से डील किया है वो कंप्लीटली एक वर्क ऑफ फिक्शन है, और अगर ये केस जो हमने फिल्म में दिखाया है किसी रियल लाइफ केस से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है तो वो कंप्लीटली कोइंसिडेंटल होगा। बट सैडली इस फिल्म की कहानी एको करती है, दिखाती है, प्रेजेंट करती है उन लाखों केसेस की, 100, 150, 1000, 1500, 2000 केसेस नहीं है, ऐसे लाखों में ऐसे केसेस हैं लैंड ग्रैबिंग माफिया के जो हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं, गरीबों के लैंड्स को ग्रैब कर रहे हैं और हमारी जुडिशरी कुछ नहीं कर पा रही। सीपीआरआई यानी कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की एक 2019 की स्टडी के मुताबिक इंडिया में 7.7 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं बाय लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। लैंड डिस्प्यूट के केसेस इंडियन जुडिशरी के सामने सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट नंबर्स में तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये वो केसेस हैं जो सबसे ज्यादा लंबे खिंचते हैं और पेंडिंग रहते हैं। 25% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 25% ऑफ ऑल द केसेस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व लैंड डिस्प्यूट्स, और इनमें से 30% इन्वॉल्व करते हैं स्पेसिफिकली लैंड एक्विजिशंस को, जो ये फिल्म बात करती है। अब ये स्टैट सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं, एंड दिस विल श्योरली ब्लो योर माइंड। लैंड एक्विजिशन के केसेस में राइट फ्रॉम जब वो केस फाइल हुआ था, फिर उसको लड़ा जाएगा, डेट पे डेट डलेगी, और जब तक वो अपनी कंप्लीशन डेट पे पहुंचता है, इसका पूरा एवरेज टाइमलाइन है 20 साल। मैं आपको ये स्टैट्स, नंबर्स और फिगर्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस फिल्म की कहानी इसी टॉपिक के ऊपर टच अपॉन करती है, ऑल्दो उस सीरियस सेंस में नहीं करती क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन आई एम ग्लैड कि जॉली एलएलबी 3 वालों ने सोचा कि दिस इज अ पर्टिनेंट इशू दैट शुड बी शोन इन अ फिल्म। केस नंबर 1722 जानकी राजाराम सोलंकी वर्सेस इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। इस फिल्म की कहानी में एक चीज जिसको देखने के लिए ऑलमोस्ट हर कोई एक्साइटेड था, एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड, और वो ये था कि इस फिल्म के मेकर्स अरशद वारसी जो जॉली 1 है और अक्षय कुमार जो जॉली 2 है, इनको कहानी में एक साथ कैसे लेके आएंगे, कैसे ब्लेंड करेंगे। ये बताए बिना कि कैसे ये दोनों एक साथ आते हैं, बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया लगेगी आपको फिल्म में।
मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं क्यों मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है, 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। रिसेंट पास्ट में अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में आई हैं वहां पे वो जो हिमसेल्फ होते हैं, जो अक्षय कुमार वो वाला होता है, जो कॉमेडी वाला हम मिस करते हैं, वो मुझे थोड़े से देखने को मिले थे खेल खेल में। और उसके बाद आई एम डेड श्योर कि जॉली LLB 3 में उनका बहुत ही फैंटास्टिक कॉमेडी टाइमिंग है। अरशद वारसी को इतने लंबे टाइम के बाद जॉली का कैरेक्टर रिप्राइज करता हुआ देख आपको नॉस्टैल्जिया तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट हाउ फ्लॉलेसली ही स्टिल हैज दैट जॉली इंटैक्ट इन हिम। ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने इतने लंबे टाइम पहले जॉली किया था, एंड ही लुक्स स्टिल द सेम, ही टॉक्स स्टिल द सेम। देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। 2 एक चीज मुझे थोड़ी खटकी और वो ये है कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा रनिंग टाइम है फिल्म का, लेकिन पहले हाफ में एक अच्छा बैलेंस है दोनों के स्क्रीन टाइम में, अरशद और अक्षय के। लेकिन सेकंड हाफ में आई पर्सनली वांटेड टू सी मोर ऑफ अरशद, जो कि नहीं होता है, बट ये कोई मेक और ब्रेक नहीं है। फिल्म की शुरुआत मुझे बहुत अच्छी लगी। एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया जाता है कहानी का फ्लैशबैक में जाके, जो आपको एक पर्सपेक्टिव दे देगा कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। एंड एट द सेम टाइम जो पहले हाफ में कॉमेडी है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिल्म का सेकंड हाफ लाजमी सी बात है, कहानी आगे बढ़ेगी तो वो इंटरवल के बाद थोड़ा सीरियस हो जाएगा, बट कहीं पर भी वो अपना कॉमिक रिलीफ नहीं खोता, वो टच नहीं जाता। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने फिल्म के रन टाइम को इंक्रीज करने के लिए 15-20 मिनट के जो शॉर्ट्स और सीक्वेंसेस डाले हैं ना, वो बिल्कुल फ्लफ है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ज्यादा कॉमेडी ऐड करने के लिए सौरभ शुक्ला साहब के साथ रेस्टोरेंट में एक सीन बनाया जहां पे ऑलमोस्ट सारी स्टार कास्ट होती है फिल्म की। वो जबरदस्ती का ही था, मुझे नहीं लगता वो कोई भी पर्पस सर्व करता था। कोर्ट रूम में जो कॉमेडी के सीन्स हैं जो ऑर्गेनिकली बन के निकल रहे हैं, वो बहुत मोर देन सफिशिएंट थे, पता नहीं और क्यों डाले हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल है जिसके बिना भी काम चल जाता, वो ये है कि आप देखेंगे फिल्म में कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी आंदोलन में पहुंच जाते हैं किसानों के साथ अपनी वकालत छोड़ के। ऐसा कभी होगा नहीं। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया है, आपको हंसाएगी, रुलाएगी, आपको सोचने पे मजबूर करेगी। लेकिन इस फिल्म के मेकर्स इस कहानी के साथ, इनफैक्ट मुझे लग रहा है अक्षय कुमार की इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, बिकॉज ही इज अ बिग नेम एंड ही इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी एज वेल। तो इन्होंने ना कहीं कुछ इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कहानी में कहीं ना कहीं पर होल्ड बैक किया है। फॉर एग्जांपल आप भी ये चीज रियलाइज करेंगे कि इतना बड़ा लैंड ग्रैब माफिया है, इतना बड़ा लैंड ग्रैब का केस दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसे जबरदस्त बड़े बड़े केसों में कितना जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट होता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, उसके ऊपर कहीं भी जोर दिया ही नहीं गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास बहुत संपत्ति है वो तो ऐसे काम कर ही रहे हैं, ऐसे लैंड ग्रैब कर ही रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हमारे देश में इतने बड़े लैंड ग्रैब पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं होते। आई डोंट नो व्हाई द मेकर्स डिड नॉट थिंक अबाउट दिस। ये पॉलिटिशियंस वाला पूरा का पूरा एंगल इस फिल्म के मेकर्स ने कैसे और क्यों ओवरलुक करा होगा, इसका शायद मेरे पास एक रीजन हो सकता है। शायद मैंने कुछ रिसर्च करी और मुझे ये मिला। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि फिल्म के मेकर्स ने कैसे फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर डाला है ये बोलते हुए कि ये रियल लाइफ केसेस पे आधारित नहीं है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे एक ऐसा केस मिला जो बहुत ज्यादा नियर अबाउट आइडेंटिकल है इस फिल्म के केस से। साल 2011 में लैंड एक्विजिशन प्रोटेस्ट हुए थे उत्तर प्रदेश में। इन प्रोटेस्ट का एपिसेंटर थे गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट में 2 गांव भट्टा और परसौल। इस पूरे केस में दबाकर दंगे हुए थे, लोगों की मौत भी हुई थी, पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी के बारे में भी बात करी गई थी, और इस फिल्म में भी बात करी जाती है, लेकिन सिर्फ पुलिस इन्वॉल्वमेंट पे जोर दिया जाता है, लेकिन सरकार की इन्वॉल्वमेंट पे कुछ खास नहीं, जो मुझे खटका। सौरभ शुक्ला साहब इज अ वेटरन, उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनको कॉमेडी रोल दे दो, और जॉली LLB में तो वो स्टेपल रहे हैं, जबरदस्त मजा आ जाता है उनकी कॉमेडी टाइमिंग देख के। एक जॉली तो समझता नहीं है कोर्ट के अंदर ये 2 चाल आगे तो मैं क्या करूंगा भाई। अनदर सीनियर एक्टर इन द कास्ट ऑफ द फिल्म इज गजराज राव साहब, और यहां पे वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा खासा रोल है उनका भी। श्रीवास्तव जी, एक बार खेतान साहब से मिलवा दीजिए ना प्लीज। अमृता राव और हुमा कुरैशी हैं फिल्म के अंदर, और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आपको काफी अच्छी लगेगी, काफी हार्ट वार्मिंग उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, पर ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है उनका। सीमा बिस्वास जी का भी आपको काम देखने को मिलेगा फिल्म के अंदर, वो भी फिनोमिनल है। एंड एवरी, इनफैक्ट मैं यही कहूंगा, जो भी कास्ट है इसके अंदर, एवरीबॉडी फिट्स द रोल एंड एवरीबॉडी हैज डिलीवर्ड। जानकी राजाराम सोलंकी झूठ पे झूठ बोली जा। सीक्वल्स के साथ ना एक फ्रेंचाइजी में ना एक प्रॉब्लम होती है कि शायद कहीं ना कहीं ये डर होता है कि जो नया सीक्वल आ रहा है, नया पार्ट आ रहा है, वो अपना फ्लेवर ना लूज कर दे। लेकिन जॉली LLB 3 का एग्जैक्ट फ्लेवर पहले 2 पार्ट्स की तरह है, विच आई एम ग्लैड कि इन्होंने ये चेंज नहीं किया। एंड हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर ऑफ ऑल द 3 फिल्म्स, सुभाष कपूर। इन्होंने लिखा भी है, डायरेक्ट भी करा है, बहुत बढ़िया काम है। एक चीज और जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी, और वो ये थी कि जो कोर्ट रूम ड्रामा है ना, जो केस एक्चुअली चलता है, वो ना कंपेलिंग नहीं है। इट्स फन टू वॉच, आपको मजा आएगा, ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओगे। इट्स वेरी फन टू वॉच, कॉमेडी भी बहुत अच्छी है उसमें, बिट्स एंड पीसेस में। लेकिन जॉली LLB 1 और जॉली LLB 2 में जो कोर्ट रूम का ड्रामा था ना, जो पूरा केस का बैक एंड फोर्थ होता
होता है वो बहुत कंपेलिंग था, यहाँ पे वो थोड़ा लेस कंपेलिंग लगा मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म में जो केस दिखाया गया है उस केस को देख के मुझे अपनी मदर का लीगल केस कैसे याद आया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी मदर एक टीचर थी एक स्कूल में, रोहिणी में वो स्कूल था, बहुत बहुत लंबे टाइम तक। वो स्कूल वाले एक माइंड ब्लोइंग स्कैम करा करते थे टीचर्स के साथ। वो करते ये थे कि भैया वो टीचर्स को ना चेक से सैलरी देते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर 25-30 हजार रुपए सैलरी है तो वो उनको चेक पकड़ा दिया करते थे। लेकिन द टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड कि जैसे ही ये चेक का पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाए उसमें से एक सर्टेन सम ऑफ मनी हमारे को वापस लाके दे दो। मतलब अगर एक टीचर की सैलरी 30 हजार रुपए है, उन्होंने 30 हजार का उसको चेक दिया, वो पैसा क्रेडिट होकर उनके अकाउंट में आया एज सैलरी, फिर उनको बोला जाता था कि उसमें से 5 या 6 हजार रुपए या जो भी अमाउंट था वो लाके हमारे को वापस दो। मेरी मदर ने इस चीज के खिलाफ अकेले आवाज उठाई पूरे के पूरे स्कूल में और उनको कंप्लीटली ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया। कोर्ट ने स्कूल को यह ऑर्डर दिया कि आप इनको जब तक केस चल रहा है स्कूल से डिसमिस नहीं कर सकते, इनके एम्प्लॉयमेंट नहीं छीन सकते। लेकिन जो स्कूल के ओनर्स थे वो इस डिसीजन से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरी मदर का डे टू डे वर्किंग इन द स्कूल एज ए टीचर उसको नर्क बना दिया था। उस स्कूल के ओनर्स लाजमी सी बात है पैसे वाले तो थे ही, बट साथ ही पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड थे, तो हम कुछ नहीं कर पाए। जुडिशरी और लॉ ने भी हमारा कुछ साथ दिया नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है इंडियन जुडिशरी उनके साथ ज्यादा खड़ी मिलती है जिनकी जेबें ज्यादा भारी। इस फिल्म के आखिर में आपको एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग दिखेगी, लेकिन असलियत में ये केस नहीं है। यहां पे भी इन लोगों ने कहानी को, मैं समझता हूं कि कॉमेडी फिल्म है, एक परिवार अगर देखना आ रहा है तो उसको हताहत करके वापस ना भेजे, बट जिस हिसाब से जिस हैप्पी एंडिंग में ये फिल्म आपको दिखाती है, खत्म होती है, वो एक्चुअलिटी में होता नहीं है। एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो कभी नहीं हुआ। तो गाइस ओवरऑल जॉली एलएलबी बढ़िया फिल्म है, मजा आ गया। जॉली एलएलबी 1 और जॉली एलएलबी 2 का एक बढ़िया सीक्वल है ये, मजा आ गया इसको देखकर। आप जाओ परिवार वालों के साथ जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। मुझे कैसी लगी ये फिल्म मैंने आपको बता दी, आपको कैसी लगा रहा आपने देख ली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। मैं इनिशियली इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला था, दूसरे पार्ट में मैं निशांची का रिव्यू डालने वाला था, लेकिन निशांची मेरे यहां लगी ही नहीं है अभी तक, और जहां तक मेरे को सुनने में मिला है बहुत ही बिलो एवरेज वो फिल्म भी है। लेकिन आई स्टिल वाज लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू वॉचिंग दैट फिल्म। अगर आती है आने वाले दिनों में तो मैं उसका रिव्यू आपको जरूर दूंगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।